अब मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते से ही अब मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्तर पर हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्तर अब किस प्रकार बना हुआ है, कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर कितनी वर्षा होती है, किस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है, किस क्षेत्र में कम वर्षा होती है। ये सभी को अपन मध्य प्रदेश के आने वाले लेक्चरों में देखने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की सीरीज आपकी चल रही है। आप सभी से एक निवेदन है, हमारा छोटा सा निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे देखते हैं। तो आज जो अपना लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप। हाँ दोस्तों, भौगोलिक का मतलब होता है यहाँ पर भूभाग आधारित, मतलब यहाँ पे मिट्टी, जलवायु, यहाँ पे तापमान, वर्षा के आधार पर अपन मध्य प्रदेश का अपन पूरा वर्णन करने वाले हैं। आप सभी को पता है पिछले 5 लेक्चरों में बहुत शानदार और बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ मैंने आपको पूरी तरीके से मध्य प्रदेश को समझाने का प्रयास करा है और आगे भी मेरा प्रयास बना रहेगा। तो मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये मैप जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसे बहुत ही अच्छे से केवल 30 सेकंड के लिए देख लीजिए। सबसे पहले इस मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की जो सीरीज अपनी चालू हुई थी उससे पहले मैंने आपसे एक निवेदन करा था कि आप मध्य प्रदेश के मैप को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यदि आप मध्य प्रदेश के मैप को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो आपका 50% मध्य प्रदेश बहुत सरल और अच्छे से यहाँ पर कवर होता दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का जो आपको भौगोलिक मैप दिख रहा है उसमें थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जो आपका ग्वालियर और ये जो आपका भिंड मुरैना वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं दोस्तों मध्य भारत। क्या दोस्तों, मध्य भारत कहलाते हैं। अभी याद कुछ नहीं करना है, बस मैं आपको मैप में बता रहा हूँ कि कहाँ पर कौन सी स्थिति बनती है। तो यहाँ पे जो ग्वालियर वाला जो हिस्सा है उसे मध्य भारत कहा जाता है, मध्य भारत का पठार कहा जाता है दोस्तों। जो इंदौर रतलाम हो गया, अपना देवास हो गया, इधर अपना भोपाल वाला हिस्सा हो गया, थोड़ा थोड़ा अपना अशोकनगर, ऊना, राजगढ़ वाला हिस्सा हो गया, ये जो सब होता है ये मालवा का पठार कहलाता है। क्या दोस्तों, मालवा का पठार कहलाता है। और इधर की साइड में थोड़ा सा इधर देख लो तो यहाँ पर जो उत्तर का थोड़ा सा भाग और यहाँ पर टिकमगढ़ और निवाड़ी वाले हिस्से को बुंदेलखंड कहा जाता है दोस्तों। क्या बुंदेलखंड, तो मध्य भारत हो गया, आपका मालवा हो गया, बुंदेलखंड हो गया। ये जो रीवा सतना वाली जो लाइन होती है इसको रीवा पन्ना पठार कहा जाता है। क्या दोस्तों, रीवा पन्ना पठार कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे बीच में आपको एक नदी टाइप का चल रहा है, तो नर्मदा नदी भी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकल के इधर निकल जाती है। तो पूरा जो नर्मदा जो नदी निकलती है उस वाले हिस्से को पूरे को क्या बोलते हैं, नर्मदा सोन घाटी। हाँ दोस्तों, कौन सा, तो नर्मदा सोन घाटी प्रदेश से कहा जाता है। और सबसे नीचे जो आता है उसे सतपुड़ा प्रदेश कहा जाता है। क्या दोस्तों, ये अपना बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, तो ये जो हिस्सा हो कहलाता है दोस्तों, ये सतपुड़ा प्रदेश कहलाता है। और पूर्व में जो है एक जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, जहाँ पे अपना सीधे सिंगरौली, उमरिया, जो इंदौरी टाइप के कुछ जिले आते हैं उसे बघेलखंड का पठार कहा जाता है। क्या दोस्तों, बघेलखंड का पठार कहा जाता है। तो दोस्तों एक बार यहाँ पे मैं याद करवाने का प्रयास करता हूँ। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। क्या दोस्तों, 7 प्रदेश। ठीक है, तो अभी तो आपको केवल के चित्र याद करना था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश विभाजन से पूर्व 9 भौतिक प्रदेशों में, क्या दोस्तों, विभाजन से पूर्व का यदि पूछ ले तो 9 भौतिक प्रदेशों में विभाजित था, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित है। हाँ दोस्तों, कितने, मैंने आपको भी गिना के बताए थे कितने प्रदेशों में बटा हुआ था मध्य प्रदेश, तो 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित था। थोड़ी सी मैं बात करता हूँ कि फिजियोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया क्या होता है। ये जो फिजियोग्राफिकल जो होता है ना मैप इंडिया का, पूरे इंडिया का मैप का, इससे जो काम करने का कार्य होता है वो फिजियोग्राफिक मैप का ही होता है। इंडियन में मध्य प्रदेश को 3 वृत्त प्रदेशों में बांटा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश कितने भौतिक प्रदेश है, तो कभी कभी आंसर ज्यादा हुआ दिखाई देता है दोस्तों 7। क्या दोस्तों, कभी 7 आंसर दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी इसमें 3 आंसर को भी सही माना जाता है। हाँ दोस्तों, क्या इसका जो उत्तर 3 को भी सही माना जाता है, और क्यों माना जाता है उसका उत्तर आपको दिख गया होगा, क्योंकि जियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को 3 वृत्त प्रदेशों में बांटा है, जैसे मध्य उच्च प्रदेश, पूर्वी पठार और उत्तरी ढक्कन। क्या दोस्तों, मध्य उच्च प्रदेश, पूर्वी पठार और उत्तरी ढक्कन नाम से 3 प्रदेशों को बांटा गया है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक विभाजन, क्या दोस्तों, उसका भौगोलिक विभाजन किस आधार पर किया जाता है, तो उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु,
जिस क्षेत्र का भौगोलिक विभाजन करना है उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु, वहां पर कितना दाब बन रहा है, कितनी वर्षा हो रही है, वहाँ के पठार, यहाँ पर पठार की बात करते हैं और वायु और पर्वत के आधार पर किया जाता है। मतलब एक प्रश्न बन जाता है कि भौगोलिक भौगोलिक विभाजन किस आधार पर किया जाता है, तो जलवायु, दाब, वर्षा, पठार, वायु, पर्वत के आधार पर यहाँ पर किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक विभाजन किया जा सकता है। प्रदेश के पश्चिमी भाग में आप सभी को पता है रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर वाला जो हिस्सा है, पश्चिम भाग में कौन सी टेप पाई जाती है, तो ढक्कन टेप पाई जाती है। दोस्तों याद रखना, ढक्कन टेप की चट्टानें तथा पूर्वी भाग में जो आपका पूर्वी भाग होता है सीधी सिंगरौली वाला, वहां पर विंध्यशैल समूह पाया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में कौन सी टेप पाई जाती है, तो यहाँ पर ढक्कन टेप कहा जा सकता है। और यदि पूर्वी भाग की यदि बात करता है तो कौन सी शैल पाई जाती है, तो विंध्यशैल यहाँ पर पाई जाती है। आगे देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे भूवैज्ञानिक दृष्टि से कौन सा, दोस्तों की वैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सार्वत्रिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। दोस्तों कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश किसका भाग है यहाँ पर, तो वहां पर आपको ऑप्शन में जो आपको उत्तर दिखाई देगा वो होगा कि प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। मतलब जो गोंडवाना लैंड होता है उसका एक पूरा भाग क्या है, मध्य प्रदेश है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि मध्य प्रदेश भू आवेशित राज्य है। हाँ दोस्तों, भू आवेशित राज्य है। क्यों भू आवेशित राज्य, क्या होता है कि मध्य प्रदेश के चारों ओर क्या है, यहाँ पर दूसरे राज्य की सीमा लगती है। ये किसी भी समुद्र से यहाँ पर क्या नहीं करता, अपनी सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए मध्य प्रदेश को भू आवेशित राज्य कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर दो जो फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो याद हो चुके होंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। अभी अपन ने देखा था कि 3 फिजियोग्राफिक मैप के द्वारा 3 बांटे गए थे, वही 3 यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे नाम का परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करता है कि मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी और बघेलखंड का पठार। तो याद रखना प्रश्न में 3 और 7 दोनों रहेगा। सबसे पहले तो मुख्यतः यदि पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो आंसर केवल 3 ज्यादा हुआ दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल पर्वतीय श्रेणी और बघेलखंड का पठार यहाँ पर आंसर जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ ये 3 प्रदेश कौन कौन से और कहाँ कहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों आपको ये जो इंदौर वाला जो मालवा का पठार दिख रहा होगा, यहाँ पर मालवा का पठार और जो मध्य भारत का पठार है ना, और ये रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं दोस्तों मध्य उच्च प्रदेश। क्या दोस्तों, नर्मदा सोन घाटी भी इसमें सम्मिलित है, तो ये सब मिलकर मध्य उच्च प्रदेश का निर्माण करते हैं। जो नीचे का जो पूरा एक यहाँ पर दक्षिण का जो भाग होता है इसको सतपुड़ा मैकल श्रेणी कहा जाता है। क्या दोस्तों, सतपुड़ा मैकल श्रेणी कहा जाता है। और जो एक पूर्व में जो हिस्सा अपन ने देखा था उसको बघेलखंड का पठार कहा जाता है। तो मुख्यतः 3 जो पठार है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल पर्वतीय पठार और यहाँ पे बघेलखंड का पठार। जो नर्मदा सोन, मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना पठार है, ये सभी मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इन सभी को मिला के यहाँ पर संख्या 7 होती दिखाई देती है। तो कभी कभी वहां पर ऑप्शन में आपको 7 लगाना होगा और यदि मुख्यतः पूछता है तो यहाँ पर 3 आपको आंसर लगाना होगा। मध्य प्रदेश कुल 7 भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया है। अभी अपन ने थोड़ी सी बात कर ली थी। मध्य उच्च प्रदेश में 5 भागों में विभाजित है। आप सभी को मैंने बताया था कि मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी का पठार यहाँ पे दिखाई देता है। ये देखिए अब इस मैप में देख सकते हैं, ये मध्य भारत का पठार हो गया, ये आपका मालवा का हो गया, ये बुंदेलखंड का हो गया, रीवा पन्ना हो गया और ये आपका नर्मदा हो गया। तो यहाँ से ये लेकर ये पूरा जो हिस्सा कहलाता है मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है। तो यहाँ पे एक बार और मैप आपके सामने दिखाई दे दिया होगा। मध्य प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश पश्चिम में जो मध्य उच्च प्रदेश है आपका, जो मध्य उच्च प्रदेश में पश्चिम में अरावली पर्वत, कौन सा, अरावली पर्वत श्रेणी, पूर्व में कैमूर पर्वत श्रेणी
और दक्षिण में सतपुड़ा में कलशेनी के त्रिभुजाकार में रूप में बना हुआ है। जो अपन ने अभी जो पांचों पठार देखे थे उसके पश्चिम में कौन सी श्रेणी आती है, पर्वत श्रेणी आती है, तो याद रखना अरावली पर्वत श्रेणी आती है। पूर्व की यदि बात करता हूँ तो तैमूर पर्वत श्रेणी आती है और दक्षिण में तो आपको पता है कि नर्मदा के नीचे सतपुड़ा में कल आती है और इसमें त्रिभुजा आकार के रूप में फैला हुआ दिखाई देता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अपन ने बेसिक चीजें इसको कंप्लीट कर लिया कि मध्य प्रदेश के कितने भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया है, मुख्य रूप से कितने भौगोलिक प्रदेश मध्य प्रदेश में हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अपन सबसे पहले पठार, अब एक एक पठार को अपन विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पठार आता है उसे कहा जाता है दोस्तों मालवा का पठार। हाँ दोस्तों, मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आने वाला पठार है ये, इसे बोलते हैं मालवा का पठार। अब मालवा के पठार से पहले आप मैप में देख लीजिए कि मालवा का पठार कहाँ कहाँ होता है। तो ये आपका दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर के थोड़ा सा नीमच के स्थान को छोड़कर थोड़ा सा यहाँ से चालू होता है। यहाँ पे अलीराज झाबुआ रतलाम का थोड़ा हिस्सा लेते हुए यहाँ पर राजगढ़, यहाँ पर मंदसौर का हिस्सा लेते हुए यहाँ पे दाहर, इंदौर, देवास का हिस्सा, यहाँ पर भोपाल, सीहोर, विदिशा का हिस्सा जो लेते हुए पूरा मालवा का पठार आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। क्या है, इस पूरे हिस्से को मालवा का पठार कहा जाता है। यहाँ पर मैप के द्वारा भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार कहलाने वाला है। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो एक प्रश्न आता है कि मालवे के पठार का निर्माण कैसे होता है, इस कारण मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों यह पठार मध्य प्रदेश के उच्च पश्चिम भाग में स्थित है। क्या है, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में अवस्थित है। इसका निर्माण क्रिटोशियस, क्या दोस्तों, क्रिटोशियस मेसोजोइक युग में, क्या दोस्तों, एक युग था जिसको मेसोजोइक युग में ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से हुआ है दोस्तों। क्या ऐसा माना जाता है कि जो मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के फूटने से जो लावा निकलता है उसके कारण यहाँ पे इसका निर्माण हुआ है। इस लावा से बेसाल चट्टानों का निर्माण हुआ जिससे ढक्कन टेप संरचना कहा जाता है। अपन ने देखा था कि पश्चिमी भाग में कौन सी संरचना है, तो ढक्कन टेप शेल यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न अपने को बनता हुआ दिखाई देता है कि मालवा के पठार का निर्माण कैसे होता है। तो आंसर में अपने को क्या क्या लगाना है, तो ये या तो क्रिटोशियस में में ज्वालामुखी के उद्गार से, तो अपने को तो ये याद रखना है कि जो मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ है, तो ज्वालामुखी उद्गार से यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं तो क्षेत्रफल और जिले की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जो मालवा का पठार है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है दोस्तों। क्या सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मालवा का पठार है। इसका क्षेत्रफल ये दोस्तों कितना बड़ा क्षेत्रफल यहाँ पे दिखाई देता है, 2R222 मतलब 88,222 वर्ग किलोमीटर। हाँ दोस्तों, कितना, 88,222 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा प्रदेश क्या है, फैला हुआ है। जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र का 28% है। मध्य प्रदेश के कुल हिस्से का कितना प्रतिशत मालवा का पठार है, तो 28%। और कितना इसका वर्ग किलोमीटर, तो 88,222 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। तो यहाँ पे दो फैक्ट अच्छे से याद कर लेना कि मालवा का प्रदेश पूरे प्रदेश का कितना हिस्सा है, तो 28% है। उसके बाद यहाँ पर आने वाले अंतर्गत थोड़े जिले देख लीजिए, जैसे मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, देवास, धार, उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा और कुछ भाग आगर, अशोकनगर, गुना का आता हुआ दिखाई देता है। तो बहुत बड़ा प्रदेश यहाँ पर मालवा का दिखाई देता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा भौगोलिक विस्तार देख लेता हूँ कि इस पर मालवा के पठार का। यहाँ पे मैं इस स्लाइड में ये समझाना चाहता हूँ कि मालवे के पठार, जो मालवा का पठार है उसके उत्तर में कौन सा पठार है, उसके दक्षिण के में कौन सा पठार है, उसके उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है और उसके पूर्व में कौन सा पठार है। तो दोस्तों इस हिसाब से तो आप मैप पे चलिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मालवा का पठार दिखाई दे रहा होगा और मालवा के पठार के सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा मध्य भारत का पठार। तो देखिए दोस्तों, उत्तर में कौन सा पठार आ जाएगा, इसके मध्य भारत का पठार आ जाएगा दोस्तों। इस मालवा पठार के सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा नर्मदा सोन घाटी। यहाँ दोस्तों कौन सा नर्मदा सोन घाटी प्रदेश दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर दक्षिण में देख लीजिए कि मालवा के पठार के दक्षिण में क्या आता है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नर्मदा घाटी प्रदेश आता हुआ दिखाई देता है।
उसके बाद देखिए मालवा पठार के सबसे पूर्व की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पूर्व में कौन सा आता है, रीवा पन्ना पठार आता है। और उत्तर पूर्व की यदि मैं बात करूँ तो बुंदेलखंड का पठार यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो मैप में यही देखना है कि कौन सा मालवा के पठार के उत्तर में कौन सा प्रदेश है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है। तो ये अपन ने यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करा। अब मैं जाता हूँ तो जलवायु और मिट्टी की बात कर लेता हूँ। तो सबसे फैक्ट प्रश्न ये बनता है कि यहाँ पर मालवा के पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो सम जलवायु पाई जाती है। हाँ दोस्तों, कौन सी, सम जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। मालवा के पठार में सम जलवायु पाई जाती है। फयान नामक यात्री, ये एक यात्री था जो चीन से आया था। फयान नामक यात्री ने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे श्रेष्ठ जलवायु बताया। और वास्तव में यहाँ की जलवायु बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी जलवायु मालवा में पाई जाती है। तो यहाँ पर फयान नामक यात्री ने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे श्रेष्ठ जलवायु बताया है। तो प्रश्न बन जाता है कि किस यात्री ने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे श्रेष्ठ जलवायु बताया था। तो आप याद रखना, फायान नामक यात्री ने क्या करा था, ये बताया था। हाँ, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मालवा में रहने वाले लोगों को तो पता ही होगा कि यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, कौन सी गहरी काली मिट्टी यहाँ पर मालवा में पाई जाती है। तो दो प्रश्न बनते हैं कि कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो सम जलवायु पाई जाती है। और मिट्टी की बात कर लेता हूँ, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। वर्षा की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर लगभग और एवरेज वर्षा जो औसत वर्षा होती है वो 75 से लेकर 125% सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा दिखाई देती है। कितने दोस्तों, 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर की वर्षा। मालवा में बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उसमें है चंबल, शिप्रा, पार्वती, काली सिंध आदि है। कौन कौन सी दोस्तों, तो चंबल, शिप्रा, पार्वती, काली सिंध यहाँ पर मालवा की प्रमुख नदी कहलाती है दोस्तों। उसके बाद मालवा की कुछ चोटियों की बात मैं कर लेता हूँ कि मालवा की कुछ प्रमुख चोटियों की यदि मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले तो 3 प्रमुख चोटियां यहाँ पे निकलती आती है। एक है सिगार, जाना पाव की पहाड़ियां और धजारी। तो यहाँ पर सिगार हो गया, जाना पाव हो गया और धजारिया हो गया। अब मैं सिगार में चलता हूँ तो सिगार मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। तो प्रश्न बनता है कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी की यदि मैं बात करता हूँ मालवा की, तो वो है सिगार। हाँ दोस्तों, कौन सी है, यहाँ पर सिगार आपको दिखाई देगी। इसकी लंबाई 881 मीटर है। क्या दोस्तों, 881 मीटर है। ये सागर में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट तो ये है, सबसे ऊंची चोटी भी सिगार है। और सिगार कहाँ पे है, तो स याद रखना। से क्या याद रखना है, सी ने सागर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर सागर याद रखना है आपको कि सिगार कहाँ पर स्थित है, तो सागर में स्थित है। बाकी दोनों जो है ये इंदौर में स्थित है। जाना पाव भी इंदौर में स्थित है। और धजारी जो तीसरी मालवा की सबसे ऊंची चोटी है, यह भी इंदौर में स्थित है। तो दोस्तों, याद करने की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन यहाँ पर कंप्लीट करा। उसके बाद कुछ इस मालवा के पठार के कुछ फैक्ट बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पठार में अन्य भौतिक प्रदेश की तुलना में गेहूं का उत्पादन अधिक होने से गेहूं की डलिया कहा जाता है। तो इस पठार को गेहूं की डलिया कहा जाता है। प्रश्न ये बनता है कि किस पठार को गेहूं की डलिया कहा जाता है। तो मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहा जाता है। इस पठार का जो ढाल होता है, ढाल मतलब उसका बहाव या बहने किस दिशा में बहता है वो पठार, तो जो ढाल होती है वो उत्तर दिशा में होती है। उत्तर दिशा में होने का कारण भी क्या होता है, आप सभी को पता है कि चंबल यहाँ से नॉर्थ निकल कर मंदसौर जाती है। उसे आना किधर चाहिए, नीचे, लेकिन जाती किधर, ऊपर की साइड जाती है। मतलब उसका जो ढाल है मालवा का पठार का, तो वो किधर है, तो उत्तर की ओर है। मालवा का पठार चंबल और नर्मदा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है यहाँ पर कि कौन सा पठार नर्मदा और चंबल में जल विभाजक का कार्य करता है। क्या दोस्तों, मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। तो उसका जो नाम है दोस्तों, मालवा का पठार यहाँ पर है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी। जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। हाँ दोस्तों, कि यहाँ पर आपका सपना बड़ा होना चाहिए, और सपना बड़ा है तो तकलीफें बड़ी होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी अच्छी
अच्छी और बड़ी कामयाबी आपको यहाँ पर मिलेगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो अपना दूसरा जो पठार आता है मध्य भारत का पठार है, ये भी मध्य उच्च प्रदेश का एक हिस्सा है। तो मध्य भारत का पठार में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैप में अपन देख लेते हैं मध्य भारत का पठार कहाँ पे है। तो ये जो लाल वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, मध्य भारत का पठार कहा जाता है। क्या दोस्तों, मध्य भारत का पठार इसे कहा जाता है। वास्तव में एक प्रश्न यही बनता है कि निर्माण की जब बात की जाती है तो सभी पठारों का निर्माण आपको याद करना है। ये क्षेत्र चंबल का उप आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों, उप आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण आर्कियन युग की ग्रेनाइट व निच चट्टानों से हुआ है। क्या दोस्तों, याद कर लेना, इसका जो निर्माण होता है वो काय से होता है, आर्कियन युग की ग्रेनाइट व निच चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण विन्ध्य शैल समूह के अपवर्तन से या चंबल व यमुना नदी के निष्पेषण से भी हुआ है। इसमें 2-3 फैक्टर बनते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है उप आंध्र प्रदेश किसे कहा जाता है, तो ये है मध्य भारत का जो प्रदेश होता है उसे उप आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 2 प्रकार के फैक्ट निकलते हैं कि इसके निर्माण से 2 संभावना दिखाई देती है, या तो इसका निर्माण आर्कियन युग की चट्टानों और निच चट्टानों से हुआ है, या तो चंबल और यमुना नदी के निष्पेषण से हुआ है। क्या दोस्तों, चंबल और यमुना नदी के द्वारा निष्पेषण से इसका दिखाई देता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्षेत्रफल और जिले की में जब मैं बात कर लेता हूँ तो इसका जो क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। कितना, 32,896 वर्ग किलोमीटर, जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10% है। कितना दोस्तों, कुल क्षेत्रफल का 10% है। इसके अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं उसमें आता है भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, नीमच जिला आते हैं दोस्तों। कौन सा, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और नीमच के जिले यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो याद रखने के फैक्ट से याद रखना कि 32,896 वर्ग किलोमीटर है और 10% यहाँ पर इसका भूभाग आता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद भौगोलिक प्रदेश की यदि मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर अपना मध्य उच्च प्रदेश आपको दिखाई दे, मध्य भारत का पठार आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे ऊपर में है। तो इसके ऊपर आपको वैसे तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसे तो उत्तर प्रदेश है ना, तो उत्तर में यमुना नदी का मैदान है। तो इसके मतलब मध्य भारत के उत्तर में क्या है, तो उत्तर में यमुना नदी का मैदान है। और यदि मैं पश्चिम की बात करूँ तो ये राजस्थान वाला इलाका हो जाता है। तो राजस्थान की उच्च भूमि, क्या दोस्तों, ये राजस्थान इलाका, तो यहाँ पर राजस्थान की उच्च भूमि कहलाती है। और दक्षिण में तो आपको पता है मालवा का पठार है। और पूर्व की यदि मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार दिखाई देता है। क्या दोस्तों, बुंदेलखंड का पठार यहाँ पर दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जलवायु और वर्षा की यदि मैं बात कर लेता हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वहाँ पे अपन ने देखा था घरी काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर कौन सी दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तथा जलवायु की यदि मैं बात करता हूँ तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन सी दोस्तों, तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है। और औसतन वर्षा की यदि मैं बात करूँ तो 75 सेंटीमीटर से लेकर से कम होती है। क्या दोस्तों, यहाँ पर औसतन वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है तथा शेष भौतिक प्रदेश जिससे सबसे कम है। मतलब सबसे कम वर्षा यहीं होती है। आपको पता है कि भिंड के गोहतक में सबसे कम वर्षा होती है, भिंड के गोहतक में सबसे कम वर्षा होती है, लगभग शायद 55 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर। तो यहाँ पे 3 फैक्ट याद रखना है कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है। और औसतन वर्षा की यदि मैं बात करता हूँ तो 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है। महत्वपूर्ण तथ्य की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड के गोहद नामक स्थान पर होती है। क्या दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड के गोहद नामक होती है। यहाँ पर जो प्रमुख नदी है वो है चंबल बेतवा है। कौन सी, चंबल और बेतवा यहाँ की प्रमुख नदी है। इस पठार में सरसों का उत्पादन अधिक होने से यहाँ पर सरसों की हांडी कहा जाता है। मालवा के पठार में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होने के कारण से गेहूं की डलिया कहा जाता है। और यहाँ पर सरसों का उत्पादन अधिक होने से इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दिया जाने वाला कंटेंट और मेरे द्वारा जिस प्रकार समझाया जा रहा है वो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहे, हम ऐसी आशा और ऐसी कामना करते हैं। आप सभी से बस मेरा छोटा सा निवेदन होता है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।